हाँ जी बेटे, इंटरफेरेंस में या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब हमने किया तो इसमें हमने इंटेंसिटी के लिए एक फार्मूला कैलकुलेट किया। इंटेंसिटी आई, रिजल्टिंग इंटेंसिटी जो थी दो वेव्स को मिलाने के बाद वो क्या आ रही थी, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये आ रहा था ना? yes, sir. जिसे हम ये जो तीसरी टर्म है जिसमें cos फाई भी है, इसे हम इंटरफेरेंस टर्म बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? इंटरफेरेंस टर्म। तो अगर हम मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करें, किसकी बात करें बेटे? मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो cos फाई क्या हो जाएगा? 1। cos फाई 1 हो जाएगा तो ये क्या बच जाएगा बेटे? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2। आया ना? yes, sir. क्या मैं इसे रूट I1 प्लस रूट I2 इसका स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? no, sir. ठीक है जी। सिमिलरली I मिनिमम हम क्या लिख देंगे बेटे? रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? नो सर। फिर हमें कई बार ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी? I मैक्सिमम डिवाइडेड बाय I मिनिमम। तो I मैक्सिमम क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो ये मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रिलेशन है। फाइन, ठीक है। एम्पलीट्यूड स्क्वायर की हमने बात की थी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। यहाँ पर हमारे पास A क्या आ जाएगा बेटे? व्हाट विल बी A? इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2। अब अगर हमें मैक्सिमम चाहिए, A मैक्सिमम, या फिर यहीं पर हम A मैक्सिमम के स्क्वायर की बात कर ले तो ये cos फाई की वैल्यू को क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। ठीक है, तो cos फाई को अगर आप 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटे? यहाँ से A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। इज इट क्लियर? तो आप चाहे तो यहाँ से लिखें चाहे इससे लिखें, दोनों से रिजल्ट तो एक ही आना है। ठीक है, तो A मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर ये आ गया। इसे हम क्या लिखते हैं बेटे? A1 प्लस A2 का स्क्वायर। से यस और नो? सिमिलरली मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटे? A1 माइनस A2 का स्क्वायर। और हमें ये पता है कि जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यस, इसका मतलब ये हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिस फैक्टर। क्लियर? इस रिजल्ट से हम लिख सकते हैं बेटे I मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 का स्क्वायर और I मिनिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। कोई दिक्कत? फिर क्या करते हैं, जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट लग जाएगा। फिर हम डिवाइड कर देंगे तो कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। तो I मैक्सिमम डिवाइडेड बाय I मिनिमम, ये रेशियो किसके बराबर आ जाएगा बेटे? क्लियर है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एक और रिजल्ट की तरफ। फ्रिंज विड्थ की हमने बात करी थी। फ्रिंज विड्थ का क्या फार्मूला होता है बताओ शाबाश? बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। ऊपर वाला डी कैपिटल डी है जो कि डबल स्लिट से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस है। एंड व्हाट इज दिस स्मॉल डी? दोनों स्लिट S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अब यहां से क्या क्या रिजल्ट्स निकलकर सामने आते हैं बेटे वो देखिए। बीटा किस किस पर डिपेंड कर रहा है? लैम्डा पर, कैपिटल डी पर और स्मॉल डी पर। ठीक है, सबसे पहले हम लैम्डा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? डिपेंडेंसी ऑफ बीटा ऑन वेवलेंथ। वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर हम वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो बीटा बढ़ेगा, यानी फ्रिंज जो है उसका विड्थ बढ़ जाएगा। अब अगर हम 7 कलर्स की बात करें, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इनमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है बेटे? रेड कलर की। तो सबसे ज्यादा बीटा यानी फ्रिंज विड्थ कौन सा कलर बनाएगा? रेड कलर। यानी अगर आप अलग अलग कलर्स की लाइट यूज करते हैं फ्रिंज पैटर्न के लिए तो रेड कलर में जो फ्रिंज विड्थ मिलेगी वो मोटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि बीटा जो है वो लैम्डा की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या इतनी बात समझ आई? वेरी गुड। दूसरा, यहीं से इसी लैम्डा पर डिपेंडेंसी से एक और बात हम कर सकते हैं, वो ये है कि अगर मान लीजिए ये जो आपने सोर्स ऑफ लाइट लिया है वो हम व्हाइट लाइट का सोर्स ले लें। कैसी लाइट का सोर्स ले लें बेटे? व्हाइट लाइट। अब क्योंकि व्हाइट लाइट है तो उसमें सातों कलर होंगे आपके पास, विबग्योर। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर जो कलर्स, अब
S1 और S2 से जो निकलने वाली रेज हैं, मान लीजिए S1 S2, इन दोनों से जो कलर्स निकलेंगे, तो जो रेड कलर S1 से निकलेगा वो S2 के रेड कलर के साथ अपना इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगा ना। सिमिलरली इसका वॉयलेट कलर S2 के वॉयलेट कलर के साथ अपना इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगा। अगर मैं इन दोनों के सेंटर की बात करूं, यानी स्क्रीन के सेंटर की बात करूं, तो स्क्रीन के सेंटर पर इधर से भी सातों कलर्स और इधर से भी सातों कलर्स एक साथ एक फेज में पहुंचेंगे। तो यहाँ पर जो मैक्सिमा बनेगा वो व्हाइट कलर का बनेगा बेटे। यहाँ पर मैक्सिमा बनेगा वो कैसे कलर का बनेगा? व्हाइट कलर का बनेगा। लेकिन जैसे ही आप सेंटर से साइड में आ जाएंगे, सेंटर से जब आप साइड में होंगे तो सभी का फ्रिंज विड्थ अलग अलग होगा ना। रेड का फ्रिंज विड्थ सबसे मोटा होगा। अरे बच्चों, प्योर स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? रेड का। तो रेड का क्या बनेगा? हमारे पास फ्रिंज बड़ा बनेगा, और वॉयलेट का क्या बनेगा? छोटा बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इससे दूर आप हटेंगे तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस प्रकार से आपको कलर्ड फ्रिंजेस दिखेंगे। क्या दिखेंगे? कलर्ड फ्रिंजेस। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस इफ व्हाइट लाइट यूज्ड इन इंटरफेरेंस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देन द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी ऑफ व्हाइट कलर। नंबर एक बात, सेंट्रल मैक्सिमा व्हाइट कलर का बनेगा, एंड देन ऑन द आइदर साइड देयर विल बी कलर्ड फ्रिंजेस। दोनों साइड में क्या होगी? कलर्ड फ्रिंजेस होगी विद रेड कलर हैविंग मैक्सिमम विड्थ। रेड कलर हैविंग, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? तीसरी बात और कर लेते हैं यहाँ पर, इसी वेवलेंथ लैम्डा से रिलेटेड। अगर मान लीजिए ये जो हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो ऑपरेटस है, जो सिस्टम है, उसको अगर हम एक मीडियम, अलग मीडियम में रख दें, वैक्यूम की बजाय या एयर की बजाय, अगर मान लीजिए हम उसे वाटर में रख दें, यानी मीडियम चेंज कर दें पूरे सिस्टम का ही, तब क्या होगा? अगर हम मीडियम चेंज करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। तो नई वेवलेंथ कितनी आ जाती है बेटे? लैम्डा डैश बराबर क्या होगा? लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू। यस और रॉन्ग? ठीक है जी। तो यहाँ पर बीटा डैश बराबर क्या आ जाएगा बेटे? बीटा डैश बराबर आ जाएगा लैम्डा डैश डी बाई डी, और लैम्डा डैश की जगह क्या आ जाएगा? लैम्डा बाई म्यू डी बाई डी। तो ये आ जाएगा बेटे बीटा डिवाइडेड बाई म्यू। बीटा डिवाइडेड बाई, यानी जो फ्रिंज विड्थ है वो छोटी हो जाएगी। मान लीजिए जो म्यू है, सपोज करते हैं कि आपने पानी में रखा तो 1.33 हो गया, म्यू की वैल्यू 1.33 हो गई। तो बीटा पहले जितना भी था उसको 1.33 से डिवाइड कर देंगे तो नया फ्रिंज पैटर्न जो मिलेगा उसमें फ्रिंज विड्थ स्मॉल हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा क्यों हुआ बेटे कि जब आपने मीडियम चेंज किया तो वेवलेंथ लैम्डा चेंज हो गया। वेवलेंथ लैम्डा चेंज हो गया। एनी डाउट एनीबॉडी? नो सर। पक्की बात है सब बच्चों को? यस सर। ठीक है, ये आप ये फार्मूला कहां से निकाल सकते हो? देखो बेटे, हमारे पास हमें वेवलेंथ पता करना है। अगर हमने मीडियम चेंज कर दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये होता है ना? yes, ठीक है जी। और इससे जस्ट उल्टा कौन होता है बेटे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अब सी को हम क्या लिख सकते हैं? न्यू लैम्डा। और सी मीडियम को क्या लिखते हैं बेटे? न्यू मीडियम इंटू लैम्डा मीडियम इज इक्वल टू म्यू। देखो बेटे, ये दोनों सेम होते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज करने से चेंज नहीं होती। हाँ या ना बोलो? yes, तो आपके पास म्यू किसके बराबर आ जाएगा बेटे? लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा मीडियम। लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा मीडियम। तो लैम्डा मीडियम क्या आ जाएगा? इसको इधर ले जाओ, लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू। तो नया वेवलेंथ पहले वाला वेवलेंथ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आ जाता है। क्लियर हुई बात क्या? yes, तो लैम्डा डैश किसके बराबर आ गया? लैम्डा बाय म्यू। तो बीटा डैश बराबर क्या आ गया बेटे? बीटा बाय म्यू आ गया। तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी? और स्मॉल हो जाएगी। क्या ये बात समझ आई है? yes, ये पूरा मैथमेटिक्स तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया, ये पूरा नहीं पूछा जाएगा। पूछा सिर्फ इतना जाएगा, अगर पूछा गया कि व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ चेंज इन मीडियम इफ द होल ऑपरेटस इज सेट अप इन द अनदर मीडियम ऑन फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पूछा जाएगा। क्लियर हुई बात? yes, ये सारे पॉइंट्स हमने किससे रिलेटेड पढ़े बेटे? वेवलेंथ से रिलेटेड। अब थोड़ी सी बात किसकी कर लेते हैं? कैपिटल डी की। किसकी बात कर लेते हैं? यानी अगर आप स्क्रीन को दूर ले जाएं, ये हमारे पास S1 S2 है और ये हमारे पास स्क्रीन है और ये डिस्टेंस थी कैपिटल डी, और बीटा हमारे पास आया बेटे लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। अगर आप डी बढ़ा देंगे तो बीटा बढ़ जाएगा ना? yes, अगर हम डी बढ़ा देंगे तो बीटा बढ़ जाएगा।
लेकिन इसका एक पर्टिकुलर रेंज है बेटे। ऐसा नहीं है कि हम इसे इनफाइनाइट दूर ले जाएं तो इनफाइनाइट विड्थ का बीटा बनने लग जाएगा। जब आप ज्यादा दूर लेकर जाएंगे तो वहां पर लाइट की इंटेंसिटी पहुंचेगी नहीं। देखो सोर्स से अगर हम स्क्रीन को दूर लेकर जाएंगे तो वहां कम लाइट पहुंचेगी ना बेटे। अगर लाइट वहां कम पहुंचेगी तो इसका मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते जाएंगे फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा जरूर, लेकिन एक लिमिट के बाद में वहां पर या तो लाइट पहुंचेगी नहीं होगी और फ्रिंज विड्थ जो है वो हमारा फ्रिंज पैटर्न जो है वो गायब हो जाएगा। हाँ या ना बोलो? ठीक है, तो आप डी बढ़ाएंगे तो बीटा बढ़ेगा, लेकिन डी हम एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमने 2 मीटर की बजाय दिल किया 10 मीटर पे ले गए। क्लियर हुआ? ओके नेक्स्ट, अगर ये हमारे पास डी है स्मॉल डी और आप देख रहे हैं कि बीटा जो है वो स्मॉल डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर हम स्मॉल डी बढ़ाएं तो बीटा घटेगा और स्मॉल डी घटाएं तो बीटा बढ़ेगा। तो ये इसका इम्पैक्ट है कि अगर हम दोनों स्लिट हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उनको कम या ज्यादा करें तो क्या होगा। तो अगर आप डी बढ़ा देंगे तो बीटा क्या हो जाएगा? कम। लेकिन डी भी हम एक लिमिट में बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेगुलरली अगर आप ये डी बढ़ाएंगे तो बीटा कम होता जाएगा और एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद इतना कम हो जाएगा कि हमारी आइज जो है वो उन फ्रिंज विड्थ को अलग अलग देख ही नहीं पाएंगे, उस फ्रिंज पैटर्न को अलग अलग देख ही नहीं पाएगी और यूनिफॉर्म पैटर्न मिल जाएगा, सब जगह पर एक जितनी लाइट दिखाई देगी। बोलो बेटे बात समझ आ रही है कि नहीं? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने इंटरफेरेंस के बाद में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को जब स्टडी किया तो उसके बाद ये टॉपिक जो था वो हमारी क्यों क्लास खत्म हो गई थी तो इट वाज पेंडिंग। इज इट क्लियर? हाँ जी बेटे, एक और बात मैं यहाँ से आप बच्चों को ये बता दूँ कि ये हमारे पास क्या है, लैम्डा डी बाई डी। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक फ्रिंज की बात कर रहा हूँ, ये कोई भी एक फ्रिंज है, चाहे ये मैक्सिमा हो मिनिमा हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मोटाई तो सबकी सेम है। अब ये जो फ्रिंज है ये हमारे पास एंगल कितना बना रही है। सपोज करेंगे इसके सेंटर के साथ में इसके एंगल को देखना चाहूँ तो यहाँ पर ये कुछ एंगल बना रही है, लेट अस सपोज थीटा। इसे बोलते हैं बेटे एंगुलर विड्थ। इसे क्या बोलते हैं? एंगुलर विड्थ। ये जो फ्रिंज विड्थ है ये तो इसका स्ट्रेट लाइन विड्थ है ना, सीधी रेखा में मोटाई है ना ये इसकी। इसे बोलते हैं लीनियर विड्थ। इस फ्रिंज विड्थ को और क्या बोल सकते हैं? लीनियर विड्थ। और इसको बोलेंगे एंगुलर विड्थ, यानी एंगल में कितनी मोटाई है, रेडियंस में अगर मोटाई कैलकुलेट करनी हो हमें। बोलो बात समझ आ रही है? तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, जब आपको एंगुलर विड्थ की बात करनी हो, एंगुलर विड्थ तो थीटा एंगल इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, आर्क अपॉन रेडियस होता है ना। तो आर्क का काम कौन करेगा? बीटा। ये हमारे पास मोटाई आर्क का काम करेगी। तो आर्क हो गया बीटा और रेडियस, ये जो डिस्टेंस है ये अप्रोक्सीमेटली क्या है बेटे? कैपिटल डी। तो बीटा का क्या फार्मूला है? लैम्डा डी बाई डी। इसको किससे डिवाइड कर दें? कैपिटल डी से। तो डी से डी क्या हो गया? तो एंगुलर विड्थ का क्या फार्मूला आ गया बेटे? लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। एंगुलर विड्थ का क्या फार्मूला आ गया? लैम्डा बाई डी। अब ये सिर्फ दो ही बातों पर डिपेंड करती है, लैम्डा और डी पर। सिर्फ दो ही चीजों पर डिपेंड करती है, वेवलेंथ और डी पर। तो वेवलेंथ से रिलेटेड जो जो पॉइंट्स हमने स्टडी किए वो सारे इस पर भी लागू होंगे। हाँ या ना बोलो? कलर, अगर आप अलग अलग कलर की बात करेंगे तो रेड कलर में एंगुलर विड्थ सबसे ज्यादा होगा, वॉयलेट का एंगुलर विड्थ सबसे कम होगा। अगर आप इसको एक नए मीडियम में रख देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, मान लीजिए पहले एयर में है, बाद में आपने ग्लास में रख दिया तो 1.33 1.5 हो गया, ग्लास पानी में रखते तो 1.33 होता। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम बढ़ा दें तो ये एंगुलर विड्थ क्या होगा बेटे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाने से वेवलेंथ घटेगी और वेवलेंथ घटेगी तो ये एंगुलर विड्थ भी क्या होगा? ये भी घट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ का जो भी डिफरेंसेस आ रहे थे वेवलेंथ की वजह से वो सारे एंगुलर विड्थ पर भी आएंगे। क्लियर हुआ? इस स्मॉल डी दोनों स्लिट के बीच की जो मोटाई है, सॉरी दूरी जो है दोनों के बीच की, उससे जो डिफरेंस बीटा पर आ रहा था वो थीटा पर भी आएगा। हाँ या ना? अगर आप डी बढ़ा देंगे तो थीटा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एंगुलर विड्थ इफ कैपिटल डी इज चेंज्ड, अगर स्लिट सिस्टम से स्क्रीन दूर ले जाएं तो थीटा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कैपिटल डी। इस फार्मूले में कैपिटल डी आ रहा है क्या कहीं? तो ये डिपेंड ही नहीं करता है। अगर ये डिपेंड ही नहीं करता तो इसका मतलब एंगुलर विड्थ चेंज नहीं होगी अगर स्लिट से स्क्रीन की दूरी को चेंज किया जाए। बोलो बेटे कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पक्की बात है ना? ठीक है, एक क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, हाउ डज द फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस चेंज। सुनो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं फ्रिंज विड्थ कैसे चेंज होगी व्हेन द होल apparatus ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट इज केप्ट इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। ये तो वही क्वेश्चन आ गया।
भाई जब हम एक नए मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है तो फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी बेटे, बीटा डिवाइडेड बाय 1.3, यानी पहले जितनी विड्थ थी उसको 1.3 से भाग कर देंगे, दैट विल बी न्यू विड्थ। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है बेटे, आगे ये क्या पूछ रहे हैं, एक और क्वेश्चन भी है। लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर, लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर, नैनो क्या होता है बेटे 10⁻⁹ मीटर। क्लियर हो गया? यस सर। Incident on a pair of slits produces an interference pattern in which the bright fringes are separated by 7.2 millimeter। ये क्या कह रहे हैं कि जो ब्राइट फ्रिंज है वो एक दूसरे से 7.2 मिलीमीटर से सेपरेटेड है। कहने का मतलब उन दोनों के बीच में डार्क फ्रिंज होगी इतनी दूरी पर, तो डार्क फ्रिंज की मोटाई दे दी इन्होंने, नहीं बात समझ आई? ये कह रहे हैं कि ब्राइट फ्रिंजेस आर सेपरेटेड, तो एक ब्राइट फ्रिंज और दूसरी ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी 7.2 मिलीमीटर है, तो दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में क्या होता है, डार्क फ्रिंज होता है ना बेटे। ब्राइट फ्रिंज मतलब मैक्सिमा, तो दो मैक्सिमा के बीच में क्या होगा, एक मिनिमा यानी डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज की मोटाई कितनी दे दी इन्होंने, 7.2 मिलीमीटर। क्या उतनी ब्राइट फ्रिंज की मोटाई भी होगी? यस। आगे क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अनदर सोर्स ऑफ लेजर लाइट व्हिच प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैच फ्रिंजेस सेपरेटेड बाय 8.1 मिलीमीटर यूजिंग द सेम पेयर ऑफ स्लिट। यानी उसी सिस्टम में अगर आपको फ्रिंज की मोटाई 8.1 मिलीमीटर दे दी जाए तो वेवलेंथ बताओ। क्या बताओ बेटे, वेवलेंथ बताओ। क्या बात समझ आई आपको? बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी होता है, हाँ या ना बोलो? इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या चीज सेम रखी है, स्मॉल डी और कैपिटल डी सेम रखा है। क्या सेम रखा है? और क्या बदल रहे हैं, बीटा और लैम्डा? ठीक है, तो बीटा 1 बराबर क्या होगा, लैम्डा 1 डी बाई डी, और बीटा 2 क्या होगा, लैम्डा 2 डी बाई डी। क्या दोनों को डिवाइड कर दें? क्या ये दोनों डी आपस में कैंसिल? क्या ये लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 आ जाएगा? तो हमारे पास आ गया बेटे बीटा 1 डिवाइडेड बाई बीटा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई, हाँ जी बेटे। क्या आपको लैम्डा 1 दे रखा है? क्या आपको लैम्डा 2 पूछ रहे हैं? क्या आपको बीटा 1 दे रखा है? कितना मिलीमीटर? 7.2 मिलीमीटर। क्या आपको बीटा 2 भी दे रखा है? यस। कितना? 8.1 मिलीमीटर, मिलीमीटर से मिलीमीटर। तो लैम्डा 2 पूछा है, तो लैम्डा 2 क्या आ जाएगा बेटे, लैम्डा 1 गुणा में बीटा 2 ऊपर आ गया, बीटा 1 नीचे आ गया। लैम्डा 1 कितना दे रखा है, 630 नैनोमीटर, गुणा में बीटा 2 कितना है, 8.1 डिवाइडेड बाय 7.2, कैंसिल कर देना, नैनोमीटर में आंसर आ जाएगा। गुणा भाग करोगे तो क्या आ जाएगा बेटे, नैनोमीटर में आंसर। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे इंटरफेरेंस से रिलेटेड। अब आप एनसीईआरटी से इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल्स करेंगे और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछेंगे। इंटरफेरेंस के मामले में मुझे उम्मीद है कि हमने लगभग सब कुछ पढ़ लिया है। लगभग इसलिए बोल रहे हैं कि कोई चीज़ हो सकता है बाई चांस छूट जाए, तो आप बच्चे भी इस पर ध्यान रखें कि कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है जो हमने छोड़ दी हो। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटे डाइफ्रैक्शन। तो आज की इस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में हम डाइफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। एनी डाउट टू एनीबॉडी? नो सर। ठीक है।